इस समय जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके सिर के ऊपर आकाश में एक विशाल गैस का गोला घूम रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। इसका नाम है बृहस्पति और अभी इस क्षण यह आपकी जान बचा रहा है, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जो वैज्ञानिक पिछले 20 सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही विशाल ग्रह जो आज हमारी रक्षा कर रहा है, अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों का हत्यारा था? क्या बृहस्पति ने अपने जन्म के समय पूरे ग्रह परिवार को नष्ट कर दिया था? 2013 में अमेरिका की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक खोज हुई जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन बैटिजिन और ग्रेगरी लाफ्लिन ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया। उन्होंने सौर मंडल के जन्म के समय की स्थितियों को फिर से बनाया और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। उनके मॉडल में बृहस्पति एक राक्षस की तरह व्यवहार कर रहा था। ये सूर्य की ओर बढ़ रहा था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता हुआ। छोटे ग्रह, चट्टानें, धूल के बादल, सब कुछ। इस खोज को एक नाम दिया गया, द ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस, महान छलांग की परिकल्पना। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज इसी बृहस्पति को हम पृथ्वी का रक्षक मानते हैं। नासा के वैज्ञानिक इसे हमारा ब्रह्मांडीय अंगरक्षक कहते हैं। तो सच क्या है? क्या बृहस्पति हमारा दोस्त है या दुश्मन, रक्षक है या विनाशक? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम आज जीवित हैं क्योंकि बृहस्पति ने अरबों साल पहले हत्याएं की थीं? भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है, देवताओं के शिक्षक, ज्ञान और न्याय के देवता। लेकिन हर महान शिक्षक की तरह बृहस्पति भी कठोर हो सकते हैं। वे पुरस्कार भी देते हैं और दंड भी। और शायद यही सच्चाई है। शायद ब्रह्मांड में कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं है। हर चीज में द्वंद्व है, दोहरापन है। आइए एक यात्रा पर चलें, एक ऐसी यात्रा जो हमें 4.5 अरब साल पीछे ले जाएगी। उस समय जब हमारा सौर मंडल अभी अभी जन्मा था, जब सूर्य एक नवजात तारा था, जब ग्रह अभी बन ही रहे थे और जब बृहस्पति ने अपना सबसे खतरनाक खेल खेला था। कल्पना कीजिए, एक विशाल धूल और गैस का बादल। ये बादल इतना बड़ा है कि इसका व्यास लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर है। ये हमारी आकाशगंगा के एक कोने में तैर रहा है। अचानक कुछ होता है। शायद पास में कोई तारा फट जाता है, शायद कोई झटका लगता है और यह विशाल बादल सिकुड़ना शुरू हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण इसे अंदर की ओर खींच रहा है। केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ रहा है और फिर एक जादुई क्षण आता है। केंद्र में तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। एक तारा जन्म लेता है, हमारा सूर्य। लेकिन बादल का बाकी हिस्सा, वो सूर्य के चारों ओर एक चपटी डिस्क बना लेता है। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, ग्रहों से पहले की डिस्क। ये डिस्क धूल, गैस, बर्फ और चट्टानों से भरी है और इसी डिस्क में ग्रह बनने वाले हैं। छोटे कण एक दूसरे से टकराते हैं, चिपकते हैं, बड़े होते जाते हैं। पहले कंकर बनते हैं, फिर चट्टानें, फिर पहाड़ और फिर ग्रह के भ्रूण, प्रोटोप्लैनेट्स। अब यहाँ कुछ दिलचस्प होता है। सूर्य से दूरी के आधार पर अलग अलग तरह के ग्रह बनते हैं। सूर्य के पास जहाँ बहुत गर्मी है, केवल चट्टानें और धातुएं बच पाती हैं। बर्फ और गैस वाष्पित हो जाती हैं। यहाँ छोटे चट्टानी ग्रह बनते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन सूर्य से दूर जहाँ ठंड है, वहाँ बर्फ भी बच पाती है और बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ विशाल ग्रह बन सकते हैं। पहले एक चट्टानी कोर बनता है, फिर ये कोर इतना बड़ा हो जाता है कि अपने गुरुत्वाकर्षण से आसपास की गैस को खींच लेता है और एक गैस दानव का जन्म होता है। बृहस्पति ऐसे ही बना, लगभग 4.5 अरब साल पहले, सूर्य से लगभग 75 करोड़ किलोमीटर दूर, आज की दूरी से बहुत करीब। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति वहीं नहीं रुका जहां वो बना था। वो हिलने लगा सूर्य की ओर। 2015 में नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक केविन वॉल्श ने इस घटना का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब कोई विशाल ग्रह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बनता है,
तो वो डिस्क के साथ इंटरैक्ट करता है। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण डिस्क में लहरें पैदा करता है। ये लहरें ग्रह पर वापस धक्का देती हैं और इस प्रक्रिया में ग्रह धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकने लगता है। इसे प्लैनेटरी माइग्रेशन कहते हैं, ग्रहों का प्रवास। बृहस्पति भी ऐसा ही कर रहा था। वह सूर्य की ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे लेकिन लगातार, हर 1000 साल में कुछ लाख किलोमीटर। ये बहुत धीमा लगता है, लेकिन खगोलीय समय में ये बहुत तेज है। और जैसे जैसे बृहस्पति अंदर आ रहा था, वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को प्रभावित कर रहा था। छोटे प्रोटोप्लैनेट्स जो अभी बन रहे थे, बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण से खींचे जा रहे थे। कुछ सूर्य में गिर गए, कुछ सौर मंडल से बाहर फेंक दिए गए, कुछ आपस में टकरा गए और नष्ट हो गए। कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि बृहस्पति लगभग 15 करोड़ किलोमीटर अंदर आ गया था, आज मंगल की कक्षा के आसपास तक। और इस यात्रा में उसने संभवतः दर्जनों प्रोटोप्लैनेट्स को नष्ट कर दिया। ग्रह जो पृथ्वी से भी बड़े हो सकते थे, ग्रह जिन पर शायद जीवन पनप सकता था, सब खत्म बृहस्पति की महान छलांग में। लेकिन फिर कुछ और हुआ। शनि का जन्म हुआ। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और शनि भी अंदर की ओर बढ़ने लगा। जब दो विशाल ग्रह एक साथ अंदर आते हैं तो उनके बीच एक विशेष तरह का गुरुत्वाकर्षण संबंध बन जाता है। इसे रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद। बृहस्पति और शनि के बीच 2:1 का अनुनाद बन गया। यानी जब बृहस्पति सूर्य के 2 चक्कर लगाता, शनि 1 चक्कर लगाता। और इस अनुनाद ने सब कुछ बदल दिया। अचानक बृहस्पति की दिशा पलट गई। वो अब अंदर नहीं, बाहर की ओर जाने लगा। शनि के साथ मिलकर दोनों ग्रह बाहर की ओर बढ़ने लगे। ये ऐसा था जैसे कोई राक्षस जो गांव की ओर आ रहा था, अचानक पीछे मुड़ गया और जंगल में वापस चला गया। बृहस्पति और शनि दोनों बाहर की ओर बढ़े और अंततः वे अपनी वर्तमान स्थिति में स्थिर हो गए। बृहस्पति सूर्य से लगभग 78 करोड़ किलोमीटर दूर, शनि लगभग 143 करोड़ किलोमीटर दूर। ये थी द ग्रैंड टैक, महान छलांग। बृहस्पति की अंदर की यात्रा और फिर बाहर की वापसी, और इस यात्रा ने हमारे सौर मंडल को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर बृहस्पति ने इतने सारे प्रोटोप्लैनेट्स को नष्ट कर दिया तो पृथ्वी कैसे बची? हम कैसे यहां हैं? जवाब आश्चर्यजनक है। पृथ्वी बची क्योंकि बृहस्पति ने हत्याएं की थीं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। जब बृहस्पति अंदर आया और फिर बाहर गया तो उसने आंतरिक सौर मंडल को साफ कर दिया। पुराने बड़े प्रोटोप्लैनेट्स नष्ट हो गए, लेकिन उनके मलबे से एक नई पीढ़ी के ग्रह बने, छोटे लेकिन स्थिर। और इन्हीं में से एक थी पृथ्वी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज के खगोल शास्त्री एंड्रिया इसेला ने 2018 में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने दूसरे तारों के आसपास प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जिन सिस्टम में विशाल ग्रह जल्दी बनते हैं और माइग्रेट करते हैं, वहां आंतरिक क्षेत्र में छोटे चट्टानी ग्रह बनने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि विशाल ग्रह का माइग्रेशन डिस्क को मिक्स कर देता है। बाहरी क्षेत्र से बर्फ और कार्बनिक पदार्थ अंदर आ जाते हैं, और ये चीजें जीवन के लिए जरूरी हैं। तो बृहस्पति ने न केवल पुराने ग्रहों को नष्ट किया, बल्कि नए ग्रहों के लिए बेहतर सामग्री भी उपलब्ध कराई। ये ऐसा था जैसे किसी ने पुरानी इमारत को तोड़ दिया और उसकी जगह नई, बेहतर इमारत बनाई। विनाश और सृजन एक साथ। लेकिन बृहस्पति की भूमिका यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो अपनी वर्तमान स्थिति में स्थिर हो गया, तब उसने एक नई भूमिका निभानी शुरू की, रक्षक की भूमिका। और ये समझने के लिए हमें एक और खतरे के बारे में जानना होगा, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का खतरा। हमारा सौर मंडल केवल ग्रहों से नहीं बना है, यहां अरबों छोटी चट्टानें भी हैं। क्षुद्र ग्रह, ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी में हैं। इसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी। और फिर सौर मंडल के बाहरी किनारे पर बर्फीले धूमकेतु हैं, अरबों की संख्या में। ये ऊट क्लाउड में हैं, एक विशाल गोलाकार बादल जो सूर्य को घेरे हुए है। कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु अपनी कक्षा से भटक जाते हैं, शायद किसी दूसरे क्षुद्र ग्रह से टकराकर, शायद किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर, और फिर वे आंतरिक सौर मंडल की ओर आने लगते हैं।
पृथ्वी की ओर। और अगर कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। 6 करोड़ 65 लाख साल पहले एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। ये क्षुद्र ग्रह लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था। टक्कर की जगह आज मेक्सिको में है, चिक्सुलप क्रेटर। इस टक्कर ने इतनी ऊर्जा छोड़ी कि पूरी पृथ्वी हिल गई। धूल और राख का एक विशाल बादल वायुमंडल में फैल गया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंची। तापमान गिर गया, पौधे मर गए और फिर डायनासोर विलुप्त हो गए। 16.5 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करने वाले जीव एक झटके में खत्म। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। पृथ्वी के इतिहास में ऐसी कई टक्करें हुई हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी। 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क शहर के ऊपर एक छोटा क्षुद्र ग्रह फटा था। ये केवल 20 मीटर चौड़ा था, लेकिन इसके विस्फोट ने 1500 लोगों को घायल कर दिया। खिड़कियां टूट गईं, इमारतें हिल गईं। और ये तो एक छोटा क्षुद्र ग्रह था। कल्पना कीजिए, अगर 1 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह टकराए तो क्या होगा। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अनुसार इस समय लगभग 25,000 क्षुद्र ग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरते हैं। इन्हें नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहते हैं। पृथ्वी के पास के क्षुद्र ग्रह, इनमें से ज्यादातर छोटे हैं और खतरनाक नहीं, लेकिन कुछ बड़े हैं और अगर उनकी कक्षा थोड़ी भी बदल जाए तो वे पृथ्वी से टकरा सकते हैं। यहीं पर बृहस्पति आता है, अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के साथ। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के 1000वें हिस्से के बराबर है। ये सौर मंडल के सभी अन्य ग्रहों को मिलाकर भी 2.5 गुना भारी है। और इस विशाल द्रव्यमान का मतलब है विशाल गुरुत्वाकर्षण। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत दूर तक फैला है और यह क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को प्रभावित करता है। जब कोई क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु आंतरिक सौर मंडल की ओर आता है तो उसे बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। और यहां 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, बृहस्पति उसे अपनी ओर खींच सकता है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति से टकरा जाता है। दूसरा, बृहस्पति उसकी कक्षा को मोड़ सकता है। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से दूर चला जाता है। तीसरा, बृहस्पति उसे इतनी तेजी से फेंक सकता है कि वह सौर मंडल से ही बाहर निकल जाए। तीनों स्थितियों में पृथ्वी बच जाती है। बृहस्पति एक विशाल ढाल की तरह काम करता है, एक ब्रह्मांडीय अंगरक्षक। और यह केवल सिद्धांत नहीं है, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। जुलाई 1994 में एक धूमकेतु बृहस्पति से टकराया। इसका नाम था शूमेकर लेवी 9। ये धूमकेतु बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर टूट गया था 21 टुकड़ों में। और फिर 1 हफ्ते तक ये टुकड़े एक एक करके बृहस्पति से टकराते रहे। हर टक्कर में इतनी ऊर्जा निकली कि पृथ्वी से भी दिखाई दी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीरें ली। बृहस्पति के वायुमंडल में विशाल काले धब्बे बन गए। कुछ धब्बे पृथ्वी से भी बड़े थे। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार मनुष्यों ने 2 खगोलीय पिंडों की टक्कर को सीधे देखा और इसने एक बात साफ कर दी, बृहस्पति वाकई क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींचता है। अगर शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति से नहीं टकराता तो शायद वो पृथ्वी की ओर आता, और अगर वो पृथ्वी से टकराता तो परिणाम भयानक होते। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेस्टर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक केविन ग्रेवियर ने 2009 में एक अध्ययन किया। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन चलाकर देखा कि अगर बृहस्पति न होता तो क्या होता। परिणाम चौंकाने वाले थे। बिना बृहस्पति के पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों की टक्कर की दर 1000 गुना बढ़ जाती। 1000 गुना। इसका मतलब है कि हर कुछ 1000 साल में एक बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता और हर टक्कर में बड़े पैमाने पर विलुप्ति होती। जीवन को विकसित होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन बृहस्पति की वजह से ये टक्करें बहुत कम हैं, लाखों साल में एक बार। और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन को विकसित होने का समय मिला। डायनासोर आए और गए, स्तनधारी विकसित हुए और अंततः मनुष्य। हम सब यहाँ हैं क्योंकि बृहस्पति हमारी रक्षा कर रहा है। तो अब हम एक विरोधाभास के सामने हैं। बृहस्पति ने अरबों साल पहले ग्रहों को नष्ट किया, लेकिन उसी विनाश ने पृथ्वी को बनने का मौका दिया। और आज बृहस्पति हमें क्षुद्र ग्रहों से बचा रहा है। तो वह क्या है, हत्यारा या रक्षक, विनाशक या संरक्षक? जवाब है दोनों।
बृहस्पति दोनों हैं। और यही ब्रह्मांड की सच्चाई है। यहाँ कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं है। हर चीज में द्वंद्व है। हर क्रिया के दो पहलू हैं, विनाश और सृजन, मृत्यु और जीवन, अंधकार और प्रकाश, सब एक साथ। भारतीय दर्शन में इसे द्वंद्व कहते हैं, विरोधी तत्वों का सह अस्तित्व। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, ये विरोधी नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और बृहस्पति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल है, क्या बृहस्पति की ये दोहरी भूमिका केवल संयोग है, या इसमें कोई गहरी योजना है? क्या ब्रह्मांड में कोई डिजाइन है, कोई उद्देश्य? आइए इस सवाल को एक अलग नजरिए से देखें। हमारा सौर मंडल अकेला नहीं है। हमारी आकाशगंगा में लगभग 400 अरब तारे हैं, और हर तारे के आसपास ग्रह हो सकते हैं। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, दूसरे तारों के आसपास के ग्रह। और इन ग्रहों का अध्ययन करके हमें एक आश्चर्यजनक बात पता चली है। ज्यादातर सौर मंडलों में विशाल ग्रह तारे के बहुत पास हैं। इन्हें हॉट जुपिटर्स कहते हैं, गर्म बृहस्पति। ये ग्रह बृहस्पति जितने बड़े हैं, लेकिन अपने तारे के इतने पास हैं कि उनका तापमान हजारों डिग्री है। और इन सिस्टम में छोटे चट्टानी ग्रह बन ही नहीं पाते, क्योंकि विशाल ग्रह ने सारी सामग्री खा ली है या उसे बाहर फेंक दिया है। लेकिन हमारे सौर मंडल में ऐसा नहीं हुआ। बृहस्पति अंदर आया, लेकिन फिर बाहर चला गया। उसने आंतरिक सौर मंडल को साफ किया, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं किया। उसने नए ग्रहों के लिए जगह छोड़ी, और फिर वो बाहर जाकर एक रक्षक बन गया। यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन है, और शायद इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के खगोल शास्त्री जेफरी मार्सी ने 2015 में एक दिलचस्प गणना की। उन्होंने अनुमान लगाया कि हमारी आकाशगंगा में कितने सौर मंडलों में हमारे जैसी व्यवस्था हो सकती है। यानी एक विशाल ग्रह जो सही दूरी पर हो, जो आंतरिक ग्रहों को नष्ट न करे लेकिन उन्हें क्षुद्र ग्रहों से बचाए। उनका अनुमान था लगभग 10%, यानी हर 10 सौर मंडलों में से केवल एक में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। ये संख्या बहुत कम लगती है, लेकिन जब आप इसे 400 अरब तारों से गुणा करते हैं तो आपको 40 अरब संभावित सौर मंडल मिलते हैं। 40 अरब जगहें जहां जीवन संभव हो सकता है, केवल हमारी आकाशगंगा में। और ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। तो शायद बृहस्पति की दोहरी भूमिका कोई संयोग नहीं है। शायद यह एक जरूरी शर्त है जीवन के लिए। शायद हर रहने योग्य ग्रह के पास एक बृहस्पति जैसा रक्षक होना चाहिए। एक ऐसा ग्रह जो पहले विनाशक था और अब संरक्षक है। लेकिन बृहस्पति की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बृहस्पति अभी भी बदल रहा है, अभी भी विकसित हो रहा है, और इसके कुछ रहस्य अभी भी हमें चौंकाते हैं। 2016 में नासा का जूनो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। ये एक महत्वाकांक्षी मिशन था। जूनो को बृहस्पति के बादलों के नीचे झांकना था, उसके चुंबकीय क्षेत्र को मापना था, उसके गुरुत्वाकर्षण को समझना था, और जो जूनो ने खोजा वह अविश्वसनीय था। पहली बात, बृहस्पति का कोर। वैज्ञानिकों को लगता था कि बृहस्पति के केंद्र में एक ठोस चट्टानी कोर है, लेकिन जूनो के डेटा ने कुछ और दिखाया। बृहस्पति का कोर ठोस नहीं है, यह फैला हुआ है, घुला हुआ। ऐसा लगता है कि अरबों साल पहले कुछ बहुत बड़ा बृहस्पति से टकराया था, शायद एक और प्रोटोप्लैनेट, और उस टक्कर ने बृहस्पति के कोर को तोड़ दिया। आज भी वह कोर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। यह खोज महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताती है कि बृहस्पति का जन्म हिंसक था, बहुत हिंसक। उसने न केवल दूसरे ग्रहों को नष्ट किया, बल्कि खुद भी नष्ट होने के करीब पहुंच गया। लेकिन वह बच गया, और आज वह हमारा रक्षक है। दूसरी बात, बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र। ये सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20,000 गुना मजबूत। ये चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति के चारों ओर एक विशाल बुलबुला बनाता है। इसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, चुंबकीय गोला। और ये गोला इतना बड़ा है कि अगर हम इसे पृथ्वी से देख सकते तो यह आकाश में पूर्णिमा के चांद से 5 गुना बड़ा दिखता। यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है?
यह सूर्य से आने वाले खतरनाक कणों को रोकता है, सौर हवा को, सौर तूफानों को। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को अपने चारों ओर मोड़ देता है और इस प्रक्रिया में यह पूरे बाहरी सौर मंडल को भी बचाता है, शनि को, यूरेनस को, नेपच्यून को और अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को भी। तीसरी बात, बृहस्पति के चंद्रमा। बृहस्पति के पास 79 चंद्रमा हैं, 79, और इनमें से कुछ बहुत ही दिलचस्प हैं। यूरोपा, एक बर्फीला चंद्रमा, लेकिन इसकी बर्फ के नीचे एक विशाल महासागर है, तरल पानी का महासागर, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना है। गैनीमीड, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा। ये बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, एकमात्र चंद्रमा जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। आयो, सौरमंडल का सबसे ज्वालामुखीय पिंड। इस पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, हर समय फटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण आयो को लगातार खींच रहा है, निचोड़ रहा है, और ये घर्षण गर्मी पैदा करता है, इतनी गर्मी कि चट्टानें पिघल जाती हैं। ये चंद्रमा बृहस्पति की जटिलता को दिखाते हैं। वो केवल एक गैस का गोला नहीं है, वो एक पूरा सिस्टम है, एक मिनी सौरमंडल, और इस सिस्टम में जीवन की संभावना है। यूरोपा के महासागर में, या शायद गैनीमीड की बर्फ के नीचे। तो बृहस्पति न केवल पृथ्वी पर जीवन की रक्षा कर रहा है, बल्कि शायद अपने चंद्रमाओं पर जीवन को पनाह भी दे रहा है। रक्षक और पालनकर्ता, दोनों। लेकिन यहां एक और मोड़ है, बृहस्पति की रक्षा परफेक्ट नहीं है। कभी-कभी क्षुद्र ग्रह बच निकलते हैं, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से, और पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। और कभी-कभी बृहस्पति खुद क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी की ओर भेज देता है। कैसे? जब कोई क्षुद्र ग्रह बृहस्पति के पास से गुजरता है तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण उसकी कक्षा को बदल देता है। ज्यादातर बार यह क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से दूर भेजता है, लेकिन कभी-कभी यह उसे पृथ्वी के करीब भेज देता है। यह एक जटिल गुरुत्वाकर्षण नृत्य है और इसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के वैज्ञानिक जॉनथन हॉर्नर ने 2010 में एक विवादास्पद अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने तर्क दिया कि बृहस्पति उतना अच्छा रक्षक नहीं है जितना हम सोचते हैं। कुछ परिस्थितियों में बृहस्पति वास्तव में क्षुद्र ग्रहों की टक्कर की दर बढ़ा सकता है, खासकर छोटे क्षुद्र ग्रहों के लिए। यह अध्ययन विवादास्पद था। कई वैज्ञानिकों ने इससे असहमति जताई, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण बात उजागर की। बृहस्पति की भूमिका सरल नहीं है, यह जटिल है, बहुआयामी है। कभी वह रक्षक है, कभी वह खतरा है, और ज्यादातर समय वह दोनों है। यह हमें फिर से द्वंद्व की अवधारणा पर लाता है। बृहस्पति न तो पूरी तरह से अच्छा है, न पूरी तरह से बुरा, वो दोनों है। और शायद यही प्रकृति का तरीका है। शायद ब्रह्मांड में कोई भी चीज एक तरफा नहीं है, हर चीज में संतुलन है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर रोशनी की छाया है। अब आइए एक प्रयोग करें, एक विचार प्रयोग। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं। आप बृहस्पति की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे आप इस विशाल ग्रह के करीब आते हैं। पहले यह आकाश में एक चमकीला बिंदु है, फिर यह एक गेंद बन जाता है, फिर यह आपकी पूरी खिड़की को भर देता है, और फिर यह आपके पूरे दृश्य को भर देता है। आप अब केवल बृहस्पति देख सकते हैं, कुछ और नहीं। आप इसके बादलों को देखते हैं, विशाल घूमते हुए तूफान, ग्रेट रेड स्पॉट, महान लाल धब्बा। ये एक तूफान है जो 300 साल से चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। आप इसकी धारियां देखते हैं, भूरी, सफेद, नारंगी। ये धारियां वास्तव में विशाल हवाओं की पट्टियां हैं। कुछ हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। पृथ्वी के सबसे तेज तूफान से 3 गुना तेज। अब आप और करीब आते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि बृहस्पति के पास कोई सतह नहीं है, ये केवल गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, गैस गाढ़ी होती जाती है, और फिर एक बिंदु पर गैस इतनी गाढ़ी हो जाती है कि वो तरल बन जाती है, तरल हाइड्रोजन। और नीचे दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइड्रोजन धातु बन जाती है,
धात्विक हाइड्रोजन, एक ऐसा पदार्थ जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ये धात्विक हाइड्रोजन बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। ये तरल धातु की तरह बहती है और जब ये बहती है तो विद्युत धाराएं पैदा होती हैं और ये धाराएं चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। एक विशाल, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र जो लाखों किलोमीटर तक फैला है। अब कल्पना कीजिए कि आप इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अचानक आपके यान के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गड़बड़ाने लगते हैं। रेडिएशन का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के कणों को फंसा लेता है और इन कणों को इतनी तेजी से घुमाता है कि वे घातक विकिरण बन जाते हैं। अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के बृहस्पति के पास जाए तो वो मिनटों में मर जाएगा विकिरण से। ये है बृहस्पति की असली शक्ति। ये केवल एक बड़ा ग्रह नहीं है, ये एक विशाल चुंबकीय जाल है, एक ऊर्जा का भंडार है और यही शक्ति इसे एक रक्षक बनाती है। लेकिन यही शक्ति इसे खतरनाक भी बनाती है। नासा के गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने 1995 से 2003 तक बृहस्पति का अध्ययन किया, 8 साल तक। इस दौरान गैलीलियो ने बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की विस्तृत मैपिंग की और जो उसने पाया वो आश्चर्यजनक था। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। कभी ये मजबूत होता है, कभी कमजोर, कभी ये एक दिशा में झुकता है, कभी दूसरी दिशा में, और इन बदलावों का असर पूरे सौर मंडल पर पड़ता है। जब बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है तो ये ज्यादा सौर कणों को फंसा लेता है। इसका मतलब है कि कम कण आंतरिक सौर मंडल तक पहुंचते हैं, पृथ्वी तक, और जब ये कमजोर होता है तो ज्यादा कण पहुंचते हैं। ये एक सूक्ष्म प्रभाव है, लेकिन ये है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिक थॉमस क्रेवेंस ने 2017 में एक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को प्रभावित करता है। कैसे? सौर कणों की संख्या को नियंत्रित करके। जब ज्यादा सौर कण पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो वे ऊपरी वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं ओजोन परत को प्रभावित कर सकती हैं, बादलों के निर्माण को प्रभावित कर सकती हैं और अंततः जलवायु को। तो बृहस्पति केवल क्षुद्र ग्रहों से नहीं बचाता, यह सौर विकिरण से भी बचाता है। यह एक दोहरी ढाल है, गुरुत्वाकर्षण की ढाल और चुंबकत्व की ढाल, और दोनों मिलकर पृथ्वी को एक सुरक्षित आश्रय देते हैं, एक ऐसी जगह जहां जीवन पनप सकता है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर बृहस्पति इतना महत्वपूर्ण है तो क्या दूसरे सौर मंडलों में भी ऐसे ग्रह हैं? क्या हर रहने योग्य ग्रह के पास एक बृहस्पति होना चाहिए? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि विशाल ग्रह बहुत आम हैं। लगभग हर तारे के पास कम से कम एक विशाल ग्रह है, लेकिन ज्यादातर विशाल ग्रह गलत जगह पर हैं। या तो वे तारे के बहुत पास हैं या बहुत दूर, या उनकी कक्षा बहुत अंडाकार है। हमारा बृहस्पति खास है क्योंकि यह सही जगह पर है, सूर्य से लगभग 5 खगोलीय इकाई दूर। एक खगोलीय इकाई यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो बृहस्पति सूर्य से लगभग 78 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह दूरी परफेक्ट है। अगर बृहस्पति इससे करीब होता तो वह आंतरिक ग्रहों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता, उनकी कक्षाओं को अस्थिर बना देता। अगर वह इससे दूर होता तो वह क्षुद्र ग्रहों को रोक नहीं पाता। और बृहस्पति की कक्षा लगभग गोलाकार है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगर बृहस्पति की कक्षा बहुत अंडाकार होती तो वह कभी पृथ्वी के बहुत पास आता, कभी बहुत दूर जाता, और इससे पृथ्वी की कक्षा अस्थिर हो जाती। तापमान में भारी उतार चढ़ाव होते, जीवन के लिए मुश्किल हो जाता। तो बृहस्पति का सही आकार, सही दूरी और सही कक्षा होना एक दुर्लभ संयोग है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिक जॉनथन फोर्टनी ने 2012 में अनुमान लगाया कि केवल 5 से 10% सौर मंडलों में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। यह संख्या छोटी लगती है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह अरबों संभावनाएं देती है। अब आइए बृहस्पति के चंद्रमाओं पर गहराई से नजर डालें, क्योंकि यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियन मून्स कहते हैं, गैलीलियो के चंद्रमा, क्योंकि इन्हें सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1610 में देखा था।
ये 4 चंद्रमा हैं: आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। आयो सबसे अंदर है और यह नरक जैसा है। इस पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हर समय लावा उगल रहे हैं। कुछ लावा के फव्वारे 300 किलोमीटर ऊंचे उठते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वालामुखी से 100 गुना ऊंचे। आयो की सतह लगातार बदल रही है। हर साल कई मीटर नई सामग्री जमा हो जाती है। यह सौर मंडल का सबसे युवा सतह है। लेकिन आयो पर इतनी ज्वालामुखी गतिविधि क्यों है? जवाब है बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण। बृहस्पति आयो को लगातार खींच रहा है, और केवल बृहस्पति ही नहीं, दूसरे चंद्रमा भी, यूरोपा और गैनीमीड भी आयो पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालते हैं। और ये सभी खिंचाव मिलकर आयो को निचोड़ते हैं, खींचते हैं, मोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को टाइडल हीटिंग कहते हैं, ज्वारीय तापन। कल्पना कीजिए एक रबर की गेंद। आप इसे बार बार दबाते हैं और छोड़ते हैं, दबाते हैं और छोड़ते हैं। कुछ समय बाद गेंद गर्म हो जाती है, क्योंकि दबाने और छोड़ने की प्रक्रिया में ऊर्जा पैदा होती है। यही आयो के साथ हो रहा है। बृहस्पति और दूसरे चंद्रमा इसे लगातार दबा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और इससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि चट्टानें पिघल जाती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। यह एक क्रूर प्रक्रिया है। आयो लगातार पीड़ा में है, लेकिन यही प्रक्रिया इसे जीवित रखती है, सक्रिय रखती है। और शायद अरबों साल पहले पृथ्वी भी ऐसी ही थी, युवा, ज्वालामुखीय, हिंसक, और उसी हिंसा ने जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाई। अब यूरोपा की बात करें। बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा गैलीलियन चंद्रमा यूरोपा बर्फ से ढका है। इसकी सतह चिकनी है, बहुत कम क्रेटर हैं। इसका मतलब है कि ये सतह युवा है, लगातार नवीनीकृत हो रही है। और वैज्ञानिकों को लगता है कि इस बर्फ के नीचे एक विशाल महासागर है, तरल पानी का महासागर। ये महासागर कितना बड़ा है? अनुमान है कि ये 100 किलोमीटर गहरा हो सकता है, पृथ्वी के सबसे गहरे महासागर से 10 गुना गहरा। और इसमें पानी की मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर भी ज्यादा हो सकती है। यह एक आश्चर्यजनक विचार है। बृहस्पति के एक छोटे से चंद्रमा में पृथ्वी से ज्यादा पानी, लेकिन यह पानी तरल कैसे है? यूरोपा सूर्य से बहुत दूर है। यहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। इतनी ठंड में पानी जम जाना चाहिए, लेकिन यूरोपा के अंदर गर्मी है। और ये गर्मी कहां से आती है? फिर से टाइडल हीटिंग से। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण यूरोपा को भी निचोड़ता है। आयो जितना नहीं, लेकिन काफी। और ये निचोड़ना गर्मी पैदा करता है, इतनी गर्मी कि बर्फ के नीचे का पानी तरल रहता है। और जहां तरल पानी है, वहां जीवन की संभावना है। पृथ्वी पर जहां भी तरल पानी है, वहां जीवन है। गहरे समुद्र में, गर्म झरनों में, बर्फ के नीचे, हर जगह। तो क्या यूरोपा के महासागर में भी जीवन हो सकता है? नासा इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है, यूरोपा क्लिपर। ये अंतरिक्ष यान 2020 के दशक में लॉन्च होगा। ये यूरोपा की कक्षा में जाएगा, इसकी बर्फ की सतह का अध्ययन करेगा और शायद उस महासागर के संकेत खोजेगा, शायद जीवन के संकेत। कल्पना कीजिए, अगर हमें यूरोपा पर जीवन मिल जाए, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। ये साबित करेगी कि जीवन केवल पृथ्वी पर नहीं है, ये ब्रह्मांड में फैला है। और ये सब संभव है बृहस्पति की वजह से, उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से। उसी गुरुत्वाकर्षण ने अरबों साल पहले ग्रहों को नष्ट किया, और आज वही गुरुत्वाकर्षण जीवन को पनाह दे रहा है। विनाश और सृजन। फिर से अब गैनीमीड की बात करें। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा। ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। अगर ये सूर्य की कक्षा में होता तो इसे ग्रह माना जाता। गैनीमीड की सबसे खास बात है इसका चुंबकीय क्षेत्र। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। और यह चुंबकीय क्षेत्र बताता है कि गैनीमीड के अंदर एक तरल धातु का कोर है, शायद लोहे और निकल का। और गैनीमीड के भी बर्फ के नीचे महासागर हो सकते हैं, कई परतों में। बर्फ की एक परत, फिर पानी की एक परत, फिर से बर्फ, फिर से पानी, एक सैंडविच की तरह। और इन महासागरों में भी जीवन की संभावना है। कैलिस्टो सबसे बाहरी गैलीलियन चंद्रमा है। यह सबसे पुराना भी है। इसकी सतह क्रेटरों से भरी है, अरबों साल पुराने क्रेटर।
कैलिस्टो ने सौर मंडल के इतिहास को अपनी सतह पर दर्ज किया है। हर क्रेटर एक कहानी है, एक टक्कर की कहानी, और इन कहानियों को पढ़कर वैज्ञानिक सौर मंडल के अतीत को समझ सकते हैं। लेकिन कैलिस्टो के भी बर्फ के नीचे एक महासागर हो सकता है, और यह महासागर शायद सबसे स्थिर है, क्योंकि कैलिस्टो पर टाइडल हीटिंग कम है। यह बृहस्पति से सबसे दूर है, तो इसका महासागर शांत हो सकता है, स्थिर हो सकता है, और शायद जीवन के लिए सबसे अनुकूल। तो बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं में से 3 पर तरल पानी के महासागर हो सकते हैं। 3 संभावित जगहें जहां जीवन हो सकता है। यह आश्चर्यजनक है। बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है, एक मिनी सौरमंडल, और इस सिस्टम में जीवन की संभावनाएं हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, बृहस्पति का भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा या यह बदलेगा? जवाब है, ये बदलेगा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। बृहस्पति अभी भी सिकुड़ रहा है। हर साल ये थोड़ा छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी आंतरिक गर्मी खो रहा है। जब बृहस्पति बना था तब ये बहुत गर्म था, गुरुत्वाकर्षण संकुचन से। लेकिन अरबों सालों में ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और जैसे जैसे ये ठंडा होता है ये सिकुड़ता है। ये सिकुड़ना बहुत धीमा है, हर साल केवल कुछ सेंटीमीटर, लेकिन अरबों सालों में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और जैसे जैसे बृहस्पति सिकुड़ता है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बदलता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बदलता है, और ये बदलाव पूरे सौर मंडल को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब सूर्य मरेगा। लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य अपने हाइड्रोजन ईंधन को खत्म कर देगा, और फिर ये फूलना शुरू हो जाएगा, एक रेड जाइंट बन जाएगा, लाल दानव। सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि वह बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल जाएगा। लेकिन बृहस्पति बच जाएगा, यह काफी दूर है। और जब सूर्य रेड जाइंट बनेगा तो बृहस्पति गर्म हो जाएगा, इसके चंद्रमाओं पर बर्फ पिघल जाएगी। यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो सभी के महासागर सतह पर आ जाएंगे, और शायद उस समय इन चंद्रमाओं पर जीवन पनप सकता है, सतह पर, जहां सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। यह एक अजीब विचार है। आज बृहस्पति के चंद्रमा बर्फीले और अंधेरे हैं, लेकिन अरबों साल बाद जब सूर्य मर रहा होगा तब ये चंद्रमा जीवन से भरे हो सकते हैं। मृत्यु और जीवन फिर से साथ साथ, और फिर सूर्य अपनी बाहरी परतों को फेंक देगा, एक प्लैनेटरी नेबुला बनाएगा, ग्रहीय निहारिका, और केंद्र में एक सफेद बौना तारा बचेगा, ठंडा, मरता हुआ। और बृहस्पति उस मरते हुए तारे की कक्षा में घूमता रहेगा, अरबों साल तक, अकेला, ठंडा, अंधेरे में। लेकिन शायद बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन बचा रहेगा, गहरे महासागरों में, जहां सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है, जहां केवल आंतरिक गर्मी काफी है, और वह जीवन अरबों साल तक जीवित रह सकता है, सूर्य के बाद भी, पृथ्वी के बाद भी, मनुष्यों के बाद भी। यह एक विनम्र विचार है। हम सोचते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं, कि पृथ्वी केंद्र है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर हम एक पल हैं, एक झलक। बृहस्पति हमसे पहले था और हमारे बाद भी रहेगा, और शायद उसके चंद्रमाओं पर जीवन हमसे ज्यादा समय तक जीवित रहेगा। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें, बृहस्पति और मानव संस्कृति। बृहस्पति को हजारों सालों से जाना जाता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे आकाश में देखा और इसे देवता माना। रोमन लोगों ने इसे जुपिटर कहा, देवताओं का राजा। यूनानियों ने इसे ज़्यूस कहा, आकाश का देवता। बेबीलोनियों ने इसे मर्दुक कहा, सृष्टि का देवता। और भारत में इसे बृहस्पति कहा गया, देवगुरु, देवताओं के शिक्षक, ज्ञान और न्याय के देवता। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धन और सौभाग्य देता है, लेकिन यह कठोर भी हो सकता है। यह गलतियों को सजा देता है, यह सिखाता है। यह दिलचस्प है कि प्राचीन भारतीयों ने बृहस्पति को एक शिक्षक के रूप में देखा, क्योंकि यही बृहस्पति की असली भूमिका है। यह हमें सिखाता है द्वंद्व के बारे में, संतुलन के बारे में। यह दिखाता है कि विनाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह दिखाता है कि हर क्रिया के परिणाम होते हैं, अच्छे और बुरे
दोनों। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज सरल नहीं है, हर चीज जटिल है, बहुआयामी है। बृहस्पति एक हत्यारा था और एक रक्षक है। दोनों सच हैं, दोनों जरूरी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आधुनिक विज्ञान भी यही सिखाता है। क्वांटम भौतिकी में एक कण एक साथ दो जगह हो सकता है। प्रकाश एक साथ तरंग और कण है। ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण इसे वापस खींच रहा है। हर जगह द्वंद्व है, हर जगह विरोधाभास है, और यही वास्तविकता है। बृहस्पति इस वास्तविकता का एक जीवित उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी काला या सफेद नहीं है। सब कुछ भूरा है, सब कुछ मिश्रित है, और यही सुंदरता है, यही जटिलता है, यही सच्चाई है। तो जब आप अगली बार रात के आकाश में बृहस्पति को देखें तो याद रखें, यह केवल एक चमकीला बिंदु नहीं है, यह एक कहानी है। विनाश और सृजन की कहानी, मृत्यु और जीवन की कहानी, अतीत और भविष्य की कहानी, और सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व की कहानी। यह याद दिलाता है कि हर चीज में दो पहलू हैं और दोनों जरूरी हैं, दोनों सच हैं, दोनों सुंदर हैं। बृहस्पति ने अरबों साल पहले ग्रहों को मारा, लेकिन उसी हत्या ने पृथ्वी को जन्म दिया। आज बृहस्पति हमें बचाता है, लेकिन कभी-कभी यह खतरा भी बन सकता है। यह एक रक्षक है, यह एक शिक्षक है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, जटिल, विरोधाभासी और अद्भुत। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो बृहस्पति हमें सिखाता है। जीवन सरल नहीं है, ब्रह्मांड सरल नहीं है। हर चीज में परतें हैं, हर चीज में गहराई है, और अगर हम सच को समझना चाहते हैं तो हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा, रोशनी और अंधेरे को, सृजन और विनाश को, जीवन और मृत्यु को, क्योंकि सच इन सब के बीच में है, संतुलन में है, द्वंद्व में है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां विज्ञान और दर्शन मिलते हैं, जहां तथ्य और अर्थ एक साथ आते हैं। क्योंकि बृहस्पति की कहानी केवल एक ग्रह की कहानी नहीं है, यह अस्तित्व की प्रकृति की कहानी है। यह उस मौलिक सत्य की कहानी है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। आइए एक प्रयोग करें, एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग जो बृहस्पति के द्वंद्व को समझने में हमारी मदद करेगा। 2019 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक अभूतपूर्व सिमुलेशन चलाया। उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर पर 10 लाख अलग अलग सौर मंडलों का मॉडल बनाया। हर मॉडल में अलग अलग परिस्थितियां थीं। कहीं बृहस्पति जैसा ग्रह था, कहीं नहीं था। कहीं वह करीब था, कहीं दूर। कहीं उसकी कक्षा गोलाकार थी, कहीं अंडाकार। और फिर उन्होंने इन सभी मॉडलों को 4 अरब साल तक चलाया। कंप्यूटर समय में हर मॉडल में उन्होंने देखा कि क्या होता है। क्या पृथ्वी जैसे ग्रह बनते हैं? क्या वे स्थिर रहते हैं? क्या उन पर जीवन संभव है? परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन मॉडलों में बृहस्पति जैसा ग्रह नहीं था, उनमें से केवल 3% में पृथ्वी जैसे स्थिर ग्रह बने। 3%। बाकी 97% में या तो छोटे ग्रह बने ही नहीं, या वे अस्थिर थे। उनकी कक्षाएं बदलती रहती थीं। वे एक दूसरे से टकराते थे या सूर्य में गिर जाते थे। लेकिन जिन मॉडलों में बृहस्पति जैसा ग्रह सही जगह पर था, उनमें से 48% में स्थिर पृथ्वी जैसे ग्रह बने। 48%। ये 3% से 16 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि बृहस्पति जैसा ग्रह होना पृथ्वी जैसे ग्रह बनने की संभावना को 16 गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी, जिन मॉडलों में बृहस्पति जैसा ग्रह था लेकिन उसने ग्रैंड टैक नहीं किया, उनमें स्थिर ग्रह बनने की दर केवल 12% थी। यानी बृहस्पति का अंदर आना और फिर बाहर जाना, यह पूरी प्रक्रिया जरूरी थी। विनाश जरूरी था, हत्याएं जरूरी थीं, क्योंकि उन्हीं हत्याओं ने जगह बनाई, सामग्री मिलाई और नई बेहतर दुनिया के लिए मंच तैयार किया। यह प्रयोग एक गहरा दार्शनिक सत्य उजागर करता है। सृजन के लिए विनाश जरूरी है, नए के लिए पुराने को जाना होगा। और ये केवल ग्रहों के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर पहलू के बारे में है। कोशिकाएं मरती हैं ताकि नई कोशिकाएं बन सकें। जंगल जलते हैं ताकि नए पेड़ उग सकें। तारे फटते हैं ताकि नए तत्व बन सकें। और ग्रह नष्ट होते हैं ताकि नए ग्रह, बेहतर ग्रह
बन सकें। भारतीय दर्शन में इसे संहार और सृष्टि का चक्र कहते हैं। शिव का तांडव और ब्रह्मा की सृष्टि, विनाश और सृजन, लगातार अनंत काल तक। और बृहस्पति इस चक्र का एक जीवित प्रतीक है। वो शिव भी है और ब्रह्मा भी, विनाशक भी है और सृजनकर्ता भी। अब आइए एक और वैज्ञानिक खोज पर नजर डालें जो इस द्वंद्व को और गहरा करती है। 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्रियों ने एक आश्चर्यजनक पैटर्न खोजा। उन्होंने पाया कि जिन तारों के पास बृहस्पति जैसे ग्रह हैं, उन तारों में कुछ खास तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। कौन से तत्व? लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। वे तत्व जो चट्टानी ग्रहों में पाए जाते हैं। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि यह संयोग है, लेकिन जब उन्होंने गहराई से अध्ययन किया तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये तत्व तारों में इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि बृहस्पति जैसे ग्रहों ने चट्टानी ग्रहों को तारे में गिरा दिया था ग्रैंड टैग के दौरान। जब बृहस्पति अंदर आया तो उसने दर्जनों प्रोटोप्लैनेट्स को सूर्य में धकेल दिया, और जब ये प्रोटोप्लैनेट्स सूर्य में गिरे तो उनके तत्व सूर्य के बाहरी वायुमंडल में मिल गए। तो हमारे सूर्य में जो अतिरिक्त लोहा है वो उन मृत ग्रहों का अवशेष है, उन ग्रहों का जो कभी बन सकते थे लेकिन बृहस्पति ने उन्हें नष्ट कर दिया। हर बार जब हम सूर्य को देखते हैं, हम उन मृत दुनियाओं की कब्र देख रहे हैं। यह एक भयानक विचार है, लेकिन यह भी एक सुंदर विचार है, क्योंकि उन्हीं मृत दुनियाओं की सामग्री से पृथ्वी बनी। हम उन मृत ग्रहों के वंशज हैं, उनकी मृत्यु हमारा जन्म है। यह हमें एक और गहरे सत्य की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर चीज रूपांतरित होती है। ऊर्जा न तो बनती है न नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। ये भौतिकी का नियम है, लेकिन ये दर्शन का नियम भी है। आत्मा न तो बनती है न नष्ट होती है, केवल शरीर बदलता है। ये गीता का संदेश है और ये ब्रह्मांड का संदेश भी है। बृहस्पति ने ग्रहों को नष्ट किया, लेकिन उन ग्रहों की सामग्री बची रही और उसी सामग्री से नए ग्रह बने, बेहतर ग्रह, ग्रह जिन पर जीवन संभव था। तो क्या वे ग्रह वाकई नष्ट हुए या वे केवल रूपांतरित हुए? मृत्यु हुई या पुनर्जन्म? अब आइए समय को आगे बढ़ाएं। आज से लगभग 500 करोड़ साल बाद सूर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में होगा। वो एक रेड जाइंट बन चुका होगा। उसका व्यास इतना बढ़ गया होगा कि वो पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी या तो सूर्य में समा जाएगी या इतनी गर्म हो जाएगी कि उस पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा। महासागर उबल जाएंगे, वायुमंडल उड़ जाएगा और पृथ्वी एक मृत जली हुई चट्टान बन जाएगी। लेकिन बृहस्पति, वो बच जाएगा। और जब सूर्य का तापमान बढ़ेगा तो बृहस्पति के चंद्रमाओं पर एक चमत्कार होगा। यूरोपा की बर्फ पिघल जाएगी, उसका महासागर सतह पर आ जाएगा और पहली बार सूर्य की रोशनी उस महासागर तक पहुंचेगी। प्रकाश संश्लेषण संभव हो जाएगा, पौधे उग सकेंगे और जहां पौधे हैं वहां जानवर हो सकते हैं। एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। गैनीमीड और कैलिस्टो पर भी यही होगा। उनके महासागर भी सतह पर आ जाएंगे और शायद इन तीनों चंद्रमाओं पर जीवन फलेगा फूलेगा। जब पृथ्वी मर रही होगी तब बृहस्पति के चंद्रमा जीवन से भर जाएंगे। मृत्यु और जीवन फिर से एक साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज के वैज्ञानिक रामसेस रामिरेज ने 2018 में इस परिदृश्य का विस्तृत मॉडल बनाया। उन्होंने गणना की कि जब सूर्य रेड जाइंट बनेगा तो यूरोपा पर तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होगा, पृथ्वी के समुद्रों जैसा। और ये स्थिति लगभग 500 मिलियन साल तक रहेगी। 500 मिलियन साल, ये वो समय है जितने में पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों से जटिल बहुकोशिकीय जीवन विकसित हुआ। तो यूरोपा पर भी इतने समय में जटिल जीवन विकसित हो सकता है। कल्पना कीजिए, 500 करोड़ साल बाद जब मनुष्य खत्म हो चुके होंगे, जब पृथ्वी एक मृत गेंद होगी, तब यूरोपा पर शायद कोई प्राणी समुद्र में तैर रहा होगा। शायद कोई बुद्धिमान प्राणी आकाश की ओर देख रहा होगा और शायद वह सोच रहा होगा, क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये विचार हमें विनम्र बनाता है। हम सोचते हैं कि हम अंतिम हैं, कि मनुष्य विकास का शिखर है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर हम एक प्रयोग हैं, एक अस्थायी प्रयोग। और जब हम खत्म हो जाएंगे तब ब्रह्मांड नए प्रयोग करेगा, नई दुनियाओं में, नए रूपों में। और बृहस्पति, वो इन सभी प्रयोगों का गवाह होगा।
वो पृथ्वी पर जीवन का गवाह था, वो पृथ्वी की मृत्यु का गवाह होगा, और वो अपने चंद्रमाओं पर नए जीवन का गवाह होगा। विनाश और सृजन, बार बार, अनंत काल तक। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। क्या बृहस्पति का ये द्वंद्व केवल भौतिक है या इसमें कोई गहरा अर्थ है? क्या ब्रह्मांड में कोई उद्देश्य है, कोई योजना? ये प्रश्न विज्ञान की सीमा पर है। विज्ञान हमें बता सकता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन क्यों हुआ, ये प्रश्न दर्शन का है, धर्म का है, और शायद इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। लेकिन हम पैटर्न देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में एक निश्चित व्यवस्था है, एक निश्चित संतुलन है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर बल का प्रतिबल है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक साथ खींचता है, लेकिन डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाती है। तारे ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन ब्लैक होल ऊर्जा निगल लेते हैं। जीवन जटिलता बनाता है, लेकिन एंट्रोपी अव्यवस्था बनाती है। और बृहस्पति, वह इस संतुलन का एक हिस्सा है। वह विनाश और सृजन के बीच का पुल है। वह अतीत और भविष्य को जोड़ता है। वह दिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन कुछ भी खोता भी नहीं है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ रूपांतरित होता है। भारतीय दर्शन में इसे अनित्य कहते हैं, अस्थायिता। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण। लेकिन इस परिवर्तन में ही सौंदर्य है, इस अस्थायिता में ही अर्थ है। क्योंकि अगर सब कुछ स्थायी होता तो कुछ भी नया नहीं होता, कोई विकास नहीं होता, कोई सृजन नहीं होता। बृहस्पति ने ग्रहों को नष्ट किया, ये अस्थायिता है। लेकिन उसी विनाश से पृथ्वी बनी, ये सृजन है। और आज बृहस्पति पृथ्वी की रक्षा करता है, ये संरक्षण है। लेकिन भविष्य में जब पृथ्वी मरेगी, तब बृहस्पति के चंद्रमाओं पर नया जीवन होगा। ये पुनर्जन्म है, चक्र पूरा होता है और फिर से शुरू होता है। अब आइए एक वैज्ञानिक विरोधाभास पर विचार करें, जो बृहस्पति के द्वंद्व को और गहरा करता है। ये विरोधाभास है, बृहस्पति एक साथ सबसे स्थिर और सबसे अस्थिर ग्रह है। कैसे? बृहस्पति की कक्षा बहुत स्थिर है, ये अरबों सालों से लगभग एक जैसी है। इसका अंडाकारपण बहुत कम है, इसका झुकाव बहुत कम है। यह एक घड़ी की तरह नियमित है, और इसी स्थिरता की वजह से आंतरिक ग्रह भी स्थिर हैं। पृथ्वी की कक्षा स्थिर है, इसका मौसम चक्र स्थिर है, और इसी स्थिरता ने जीवन को विकसित होने का मौका दिया। लेकिन बृहस्पति का वायुमंडल, वो सौर मंडल का सबसे अस्थिर वातावरण है। वहां तूफान हैं जो सैकड़ों साल तक चलते हैं। वहां हवाएं हैं जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। वहां बिजली गिरती है जो पृथ्वी की सबसे बड़ी बिजली से 1000 गुना शक्तिशाली है। वहां रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार नए यौगिक बनाती हैं। वहां कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण। तो बृहस्पति एक साथ स्थिरता और अस्थिरता का प्रतीक है। बाहर से यह शांत दिखता है, एक नियमित कक्षा में घूमता हुआ, लेकिन अंदर ये तूफान है, अराजकता है। और यही विरोधाभास इसे शक्तिशाली बनाता है, यही विरोधाभास इसे जीवित रखता है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, स्थिरता और परिवर्तन दोनों जरूरी हैं। अगर केवल स्थिरता हो तो जड़ता आ जाती है, कुछ नया नहीं होता। लेकिन अगर केवल परिवर्तन हो तो अराजकता आ जाती है, कुछ भी टिकता नहीं। संतुलन दोनों के बीच है, बाहर स्थिरता, अंदर परिवर्तन। यही जीवन का सूत्र है, यही ब्रह्मांड का सूत्र है। और बृहस्पति इस सूत्र का परफेक्ट उदाहरण है। इसकी कक्षा स्थिर है, इसलिए ये पृथ्वी को स्थिरता देता है। लेकिन इसका वायुमंडल अस्थिर है, इसलिए ये ऊर्जा पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। और यही ऊर्जा, यही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को सौर विकिरण से बचाता है। अब आइए एक और गहरे स्तर पर जाएं, क्वांटम भौतिकी के स्तर पर। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि सबसे छोटे स्तर पर कुछ भी निश्चित नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह हो सकता है, एक फोटॉन एक साथ तरंग और कण हो सकता है। यथार्थ स्वयं अनिश्चित है, संभावनाओं का एक समुद्र है। और यही अनिश्चितता, यही द्वंद्व ब्रह्मांड के हर स्तर पर है, क्वांटम स्तर पर, परमाणु स्तर पर, आणविक स्तर पर, ग्रहीय स्तर पर, और शायद चेतना के स्तर पर भी। हम सोचते हैं कि हम एक हैं,
लेकिन हम कई हैं। हमारे अंदर अरबों कोशिकाएं हैं। हर कोशिका एक जीवन है। हमारे अंदर अरबों बैक्टीरिया हैं। हर बैक्टीरिया एक जीव है। तो हम एक हैं या कई? व्यक्ति हैं या समुदाय? जवाब है दोनों। हम एक भी हैं और कई भी। ये विरोधाभास नहीं है, ये वास्तविकता है। और बृहस्पति भी ऐसा ही है। ये एक ग्रह है, लेकिन ये 79 चंद्रमाओं का एक परिवार भी है। ये एक गैस का गोला है, लेकिन ये एक जटिल चुंबकीय सिस्टम भी है। ये एक रक्षक है, लेकिन ये एक विनाशक भी था। सब कुछ एक साथ, सब कुछ सच। 2020 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, यह एक सिस्टम रेगुलेटर है, एक प्रणाली नियामक। यह पूरे सौर मंडल को संतुलन में रखता है। कैसे? पहला, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षुद्र ग्रह पट्टी को स्थिर रखता है। अगर बृहस्पति न होता तो क्षुद्र ग्रह पट्टी में अराजकता होती। क्षुद्र ग्रह हर दिशा में बिखर जाते और कई पृथ्वी से टकराते। दूसरा, इसका चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा को मोड़ता है। यह एक ढाल बनाता है जो पूरे बाहरी सौर मंडल को बचाती है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सभी को। तीसरा, इसकी कक्षा दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर रखती है। बृहस्पति और शनि के बीच का अनुनाद एक लय बनाता है और यह लय पूरे सौर मंडल को एक साथ रखती है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां बृहस्पति कंडक्टर है। चौथा, इसके चंद्रमा संभावित जीवन के आश्रय हैं। यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। ये केवल चंद्रमा नहीं है, ये प्रयोगशालाएं हैं जहां ब्रह्मांड जीवन के नए रूपों का प्रयोग कर रहा है। तो बृहस्पति एक बहुआयामी भूमिका निभाता है। ये एक साथ कई चीजें हैं और यही इसकी शक्ति है, यही इसका महत्व है। ये एकल नहीं है, ये बहुल है। ये सरल नहीं है, ये जटिल है और इसी जटिलता में इसकी सुंदरता है। अब आइए समय के एक और पैमाने पर विचार करें, ब्रह्मांडीय समय पर। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है। हमारा सौर मंडल लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। और मनुष्य, हम केवल 3 लाख साल पुराने हैं। ब्रह्मांड के पैमाने पर हम एक पलक झपकने जितने हैं। लेकिन इस छोटे से समय में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने ब्रह्मांड को समझा है, हमने परमाणु को समझा है, हमने जीवन को समझा है और अब हम बृहस्पति को समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये केवल एक ग्रह नहीं है, ये एक शिक्षक है, एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और शायद यही बृहस्पति का सबसे बड़ा उपहार है, ज्ञान का उपहार, समझ का उपहार। ये हमें सिखाता है कि जीवन सरल नहीं है, ये जटिल है, विरोधाभासी है। लेकिन इसी जटिलता में सौंदर्य है, इसी विरोधाभास में सत्य है। बृहस्पति हमें सिखाता है कि विनाश बुरा नहीं है, ये जरूरी है, ये सृजन का हिस्सा है। बृहस्पति हमें सिखाता है कि रक्षा और हमला दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बृहस्पति हमें सिखाता है कि अतीत और भविष्य जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, एक ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। और इस परिवार में हर सदस्य महत्वपूर्ण है, हर सदस्य की एक भूमिका है। बृहस्पति की भूमिका रक्षक और शिक्षक की है, पृथ्वी की भूमिका जीवन के पालने की है और मनुष्य की भूमिका शायद समझने वाले की, प्रश्न पूछने वाले की, अर्थ खोजने वाले की। तो जब आप अगली बार रात के आकाश में बृहस्पति को देखें तो केवल एक ग्रह न देखें, एक कहानी देखें, एक सबक देखें, एक दर्पण देखें और उस दर्पण में अपने आप को देखें। क्योंकि बृहस्पति का द्वंद्व हमारा द्वंद्व है, उसकी जटिलता हमारी जटिलता है, उसका संतुलन हमारा संतुलन है। हम सब बृहस्पति हैं, विनाशक और सृजनकर्ता, रक्षक और खतरा, अतीत और भविष्य, सब कुछ एक साथ, सब कुछ संतुलन में, सब कुछ द्वंद्व में। और यही जीवन है, यही ब्रह्मांड है, यही सत्य है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान अपनी सीमा को छूता है, जहां तथ्य प्रश्नों में बदल जाते हैं और जहां हर उत्तर एक नया रहस्य खोलता है। क्योंकि बृहस्पति की कहानी केवल एक ग्रह की कहानी नहीं है,
यह उस मौलिक प्रश्न की कहानी है जो मानवता हजारों सालों से पूछ रही है। क्या ब्रह्मांड में कोई नैतिकता है? क्या अच्छाई और बुराई वास्तविक हैं? या ये केवल मानवीय अवधारणाएं हैं? आइए एक क्षण के लिए ईमानदार हों। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है। बृहस्पति ने ग्रहों को मारा, फिर हमें बचाया, ये सब द्वंद्व है। लेकिन क्या ये केवल एक सुंदर कहानी नहीं है? क्या हम केवल पैटर्न देख रहे हैं जो वास्तव में है ही नहीं? क्या हम ब्रह्मांड में अर्थ खोज रहे हैं जो शायद है ही नहीं? ये एक वैध प्रश्न है और मैं इसका सम्मान करता हूं, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही है संदेह करना, प्रश्न पूछना और हर दावे को परखना। तो आइए इस प्रश्न का सामना करें, सीधे, बिना किसी रोमांटिक आवरण के। क्या बृहस्पति वाकई एक रक्षक है, या ये केवल एक विशाल गैस का गोला है जो अपनी कक्षा में घूम रहा है और संयोग से कुछ क्षुद्र ग्रहों को रोक देता है? क्या इसमें कोई उद्देश्य है, या ये केवल भौतिकी के नियमों का परिणाम है? 2022 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक और खगोलशास्त्री डॉक्टर सारा इमारी वॉकर ने एक विवादास्पद पेपर प्रकाशित किया। उन्होंने तर्क दिया कि जब हम बृहस्पति को रक्षक कहते हैं तो हम एक मानवीय अवधारणा को एक निर्जीव वस्तु पर थोप रहे हैं। बृहस्पति के पास कोई इरादा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ये केवल गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन कर रहा है, कुछ और नहीं। और वे सही हैं। बृहस्पति के पास चेतना नहीं है, ये सोच नहीं सकता, ये निर्णय नहीं ले सकता। ये केवल भौतिकी है, गणित है, नियम है। तो फिर हम इसे रक्षक क्यों कहते हैं? हम इसे हत्यारा क्यों कहते हैं? ये शब्द नैतिक निर्णय है, और नैतिकता एक मानवीय निर्माण है। लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर वॉकर ने अपने पेपर में एक और बात कही। उन्होंने कहा, भले ही बृहस्पति के पास इरादा नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव वास्तविक हैं, और प्रभाव ही मायने रखते हैं। अगर बृहस्पति न होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ये तथ्य है। तो भले ही हम इसे रक्षक न कहें, लेकिन यह रक्षा का काम कर रहा है। शब्द चाहे जो हों, वास्तविकता नहीं बदलती, और यही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम बृहस्पति को मानवीय शब्दों में वर्णित करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई भाषा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वास्तविकता झूठी है। बृहस्पति ने वाकई प्रोटोप्लैनेट्स को नष्ट किया, यह तथ्य है। बृहस्पति वाकई क्षुद्र ग्रहों को रोकता है, यह भी तथ्य है। हम इन तथ्यों को विनाश और रक्षा कहते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन टाइप ए और गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन टाइप बी भी कहें, तो भी वास्तविकता वही रहेगी। तो समस्या शब्दों की नहीं है, समस्या समझ की है। और यहीं पर विज्ञान और दर्शन मिलते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि क्या हो रहा है, दर्शन हमें बताता है कि इसका क्या मतलब है, और दोनों जरूरी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब आइए एक और गहरे स्तर पर जाएं, एक ऐसे स्तर पर जहां विज्ञान खुद अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। क्योंकि बृहस्पति के बारे में एक बात है जो हम नहीं जानते और शायद कभी नहीं जान पाएंगे। बृहस्पति के केंद्र में क्या है? हम जानते हैं कि बाहर गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। हम जानते हैं कि गहराई में ये गैस तरल बन जाती है, और गहराई में ये धात्विक हाइड्रोजन बन जाती है। लेकिन सबसे केंद्र में वहां क्या है? जूनो अंतरिक्ष यान के डेटा से पता चलता है कि बृहस्पति का कोर फैला हुआ है, घुला हुआ है। लेकिन ये कैसे संभव है? एक ठोस कोर कैसे घुल सकता है? और अगर ये घुल गया है तो क्या ये अभी भी वहां है, या ये पूरी तरह से गायब हो गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के ग्रह वैज्ञानिक डॉक्टर ह्यू स्टीवनसन ने 2023 में एक आश्चर्यजनक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बृहस्पति का कोर एक क्वांटम सुपरपोजिशन की स्थिति में हो सकता है, यानी ये एक साथ ठोस भी है और तरल भी, ये एक साथ मौजूद भी है और नहीं भी। ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन क्वांटम भौतिकी में ये संभव है। छोटे कणों के स्तर पर चीजें एक साथ दो अवस्थाओं में हो सकती हैं। और अगर बृहस्पति के कोर में दबाव और तापमान इतना चरम है कि पदार्थ के सामान्य नियम टूट जाते हैं, तो शायद वहां क्वांटम प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन यहां समस्या है, हम कभी नहीं जान पाएंगे। बृहस्पति के केंद्र तक पहुंचना असंभव है। दबाव इतना ज्यादा है कि कोई भी यान कुचल जाएगा। तापमान इतना ज्यादा है कि कोई भी सामग्री पिघल जाएगी।
तो बृहस्पति का केंद्र हमेशा एक रहस्य रहेगा। एक ऐसा रहस्य जिसे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, गणना कर सकते हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते। और यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। विज्ञान शक्तिशाली है, लेकिन यह सर्वशक्तिमान नहीं है। कुछ चीजें हैं जो हम नहीं जान सकते। कुछ रहस्य हैं जो हमेशा रहस्य रहेंगे। और यह ठीक है, क्योंकि रहस्य ही हमें आगे बढ़ाते हैं। रहस्य ही हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, और प्रश्न ही विज्ञान की आत्मा हैं। बृहस्पति का केंद्र एक रहस्य है, लेकिन यह एक सुंदर रहस्य है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमसे बड़ा है, गहरा है, और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को रहेगा। अब आइए समय को फिर से आगे बढ़ाएं, लेकिन इस बार बहुत आगे। आज से लगभग 1 खरब साल बाद, 1 के बाद 12 शून्य। इतने लंबे समय में क्या होगा? सूर्य तब तक मर चुका होगा। अरबों साल पहले ये एक सफेद बौना बन चुका होगा, और फिर धीरे धीरे ये ठंडा होता जाएगा, एक काले बौने में बदल जाएगा। एक मृत तारा जो कोई रोशनी नहीं देता, कोई गर्मी नहीं देता, केवल अंधकार। और बृहस्पति, वो अभी भी वहां होगा, उस मृत तारे की कक्षा में घूमता हुआ। लेकिन अब ये अकेला नहीं होगा, क्योंकि तब तक बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन विकसित हो चुका होगा, और फिर विलुप्त हो चुका होगा, और फिर से विकसित हो चुका होगा, कई बार, अरबों सालों में। और शायद उन चंद्रमाओं में से किसी एक पर एक सभ्यता होगी, एक बुद्धिमान सभ्यता, जो अपने आकाश को देखेगी और सोचेगी, हम कहां से आए, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? और शायद वो सभ्यता बृहस्पति का अध्ययन करेगी, इस विशाल ग्रह का जिसकी कक्षा में वे घूम रहे हैं। और शायद वे भी यही सवाल पूछेंगे जो हम आज पूछ रहे हैं। क्या बृहस्पति एक रक्षक है या विनाशक? क्या ये हमारा दोस्त है या दुश्मन? और उनका जवाब भी वही होगा जो हमारा है, दोनों। क्योंकि यही सत्य है, यही ब्रह्मांड का नियम है। हर चीज में द्वंद्व है, हर चीज में दो पहलू हैं, और दोनों सच हैं। यह विचार हमें विनम्र बनाता है। हम सोचते हैं कि हम खास हैं, कि हमारा समय महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर हम एक क्षण हैं, एक झलक, और हमारे बाद दूसरे आएंगे, और वे भी यही सवाल पूछेंगे, और वे भी यही जवाब पाएंगे। लेकिन यह निराशाजनक नहीं है, यह सुंदर है, क्योंकि यह दिखाता है कि कुछ सत्य सार्वभौमिक हैं, कुछ प्रश्न शाश्वत हैं, और कुछ जवाब, भले ही वे पूर्ण न हों, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। अब आइए एक अंतिम वैज्ञानिक प्रयोग पर विचार करें, एक प्रयोग जो बृहस्पति के द्वंद्व को अंतिम रूप से साबित करता है। यह प्रयोग 2024 में किया गया था, जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा। उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर पर एक सिमुलेशन चलाया। इस सिमुलेशन में उन्होंने बृहस्पति को हटा दिया पूरी तरह से, और फिर देखा कि क्या होता है। परिणाम विनाशकारी थे। पहले 10 लाख सालों में क्षुद्र ग्रह पट्टी अस्थिर हो गई। क्षुद्र ग्रह हर दिशा में बिखरने लगे। कुछ सूर्य में गिर गए, कुछ बाहरी सौरमंडल में चले गए, और कुछ आंतरिक सौरमंडल में आ गए। पहले 1 करोड़ सालों में मंगल की कक्षा बदल गई, ये पृथ्वी के करीब आ गया। और फिर एक दिन मंगल और पृथ्वी की कक्षाएं इतनी करीब आईं कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन हुआ। पृथ्वी की कक्षा थोड़ी बदल गई, और इससे पृथ्वी का तापमान बदल गया, मौसम बदल गए, और जीवन के लिए परिस्थितियां कठिन हो गईं। पहले 10 करोड़ सालों में शुक्र की कक्षा भी बदल गई, ये पृथ्वी के और करीब आ गया। और फिर एक भयानक घटना हुई। एक बड़ा क्षुद्र ग्रह जो सामान्य रूप से बृहस्पति द्वारा रोक लिया जाता, पृथ्वी से टकरा गया। टक्कर इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी का आधा वायुमंडल उड़ गया, महासागर उबल गए, और सारा जीवन खत्म हो गया। सिमुलेशन में बिना बृहस्पति के पृथ्वी पर जीवन केवल 10 करोड़ साल तक टिका। 10 करोड़ साल। वास्तविकता में पृथ्वी पर जीवन 3.5 अरब साल से है, यानी बृहस्पति ने जीवन की अवधि को 35 गुना बढ़ा दिया। 35 गुना। लेकिन फिर उन्होंने एक और सिमुलेशन चलाया। इस बार उन्होंने बृहस्पति को रखा, लेकिन उसका ग्रैंड टैक नहीं होने दिया। यानी बृहस्पति अंदर नहीं आया, वो वही रहा जहां वो बना था। परिणाम भी दिलचस्प थे। इस सिमुलेशन में
आंतरिक सौर मंडल में बहुत सारे प्रोटोप्लैनेट्स बने, दर्जनों। लेकिन वे सभी अस्थिर थे। वे लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनकी कक्षाएं बदल रही थीं और कोई भी ग्रह लंबे समय तक स्थिर नहीं रहा। जीवन के लिए समय ही नहीं मिला विकसित होने का। तो ये सिमुलेशन साबित करता है बृहस्पति का होना जरूरी है, लेकिन उसका ग्रैंड टैग करना भी जरूरी है। विनाश जरूरी है, हत्याएं जरूरी हैं, क्योंकि उन्हीं हत्याओं ने स्थिरता बनाई, उन्हीं हत्याओं ने जीवन को संभव बनाया। यह एक कठोर सत्य है, लेकिन यह सत्य है, और विज्ञान हमें कठोर सत्य बताता है, चाहे वे सुनने में अच्छे लगें या न लगें। अब आइए इस सबको एक साथ रखें। बृहस्पति ने अरबों साल पहले ग्रहों को मारा। यह विनाश था, लेकिन उसी विनाश ने पृथ्वी को बनने का मौका दिया। यह सृजन था। आज बृहस्पति हमें क्षुद्र ग्रहों से बचाता है। यह रक्षा है, लेकिन कभी-कभी ये क्षुद्र ग्रहों को हमारी ओर भी भेजता है। ये खतरा है। भविष्य में जब पृथ्वी मरेगी, तब बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन होगा। ये पुनर्जन्म है। विनाश, सृजन, रक्षा, खतरा, पुनर्जन्म, सब एक साथ, सब एक ही कहानी के हिस्से। और यही बृहस्पति का सबसे बड़ा सबक है। जीवन सरल नहीं है, ये जटिल है, विरोधाभासी है। लेकिन इसी जटिलता में सौंदर्य है, इसी विरोधाभास में सत्य है, और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ये सरल नहीं है, ये जटिल है। ये काला या सफेद नहीं है, ये भूरा है। ये अच्छा या बुरा नहीं है, ये दोनों है, और यही वास्तविकता है। बृहस्पति हमें ये सिखाता है हर रात, जब ये आकाश में चमकता है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज एक तरफा नहीं है। हर चीज में परतें हैं, हर चीज में गहराई है, और अगर हम सच को समझना चाहते हैं तो हमें सभी परतों को देखना होगा, सभी पहलुओं को समझना होगा, क्योंकि सच एक पहलू में नहीं है। सच सभी पहलुओं के संतुलन में है। सच द्वंद्व में है, सच विरोधाभास में है, और बृहस्पति इस सच का जीवित प्रमाण है। तो जब कोई आपसे पूछे बृहस्पति क्या है, रक्षक या हत्यारा, तो आप मुस्कुराएं और कहें दोनों। और यही इसे सुंदर बनाता है, यही इसे वास्तविक बनाता है, यही इसे महत्वपूर्ण बनाता है। क्योंकि अंत में बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और शायद ये हमें ये भी दिखाता है कि हम कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम भी बृहस्पति की तरह हैं। हम भी विनाशक हैं और सृजनकर्ता। हम भी रक्षक हैं और खतरा। हम भी जटिल हैं, विरोधाभासी हैं, और यही हमें मानव बनाता है, यही हमें जीवित बनाता है। बृहस्पति की कहानी हमारी कहानी है। इसका द्वंद्व हमारा द्वंद्व है, और इसका सत्य हमारा सत्य है। हम सब इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं, विनाश और सृजन के नृत्य का, मृत्यु और जीवन के नृत्य का, अंधकार और प्रकाश के नृत्य का। और यह नृत्य कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत काल तक चलता रहेगा, बृहस्पति के साथ, हमारे साथ, और हमारे बाद आने वाली सभ्यताओं के साथ। क्योंकि यही ब्रह्मांड का तरीका है, यही अस्तित्व का तरीका है, यही सत्य है, और सत्य सुंदर है। भले ही वह जटिल हो, भले ही वह विरोधाभासी हो, भले ही वह कठोर हो, क्योंकि सत्य ही हमें मुक्त करता है, सत्य ही हमें समझ देता है, और समझ ही हमें शांति देती है। बृहस्पति ने हमें यह समझ दी है, यह उपहार दिया है, और इसके लिए हम आभारी हैं। चाहे यह एक रक्षक हो या हत्यारा, चाहे यह दोस्त हो या दुश्मन, क्योंकि अंत में ये हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है, और हमारा दर्पण है। और जब हम उस दर्पण में देखते हैं तो हम खुद को देखते हैं, अपनी जटिलता को देखते हैं, अपने विरोधाभासों को देखते हैं, और अपने सत्य को देखते हैं। और यही सबसे बड़ा उपहार है जो बृहस्पति हमें दे सकता है। आत्मज्ञान का उपहार, समझ का उपहार, सत्य का उपहार। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में बृहस्पति को देखें तो रुकें एक क्षण के लिए और सोचें इस विशाल ग्रह के बारे में, इसकी कहानी के बारे में, इसके द्वंद्व के बारे में, और फिर अपने बारे में सोचें, अपनी कहानी के बारे में, अपने द्वंद्व के बारे में। क्योंकि अंत में हम सब एक ही हैं, बृहस्पति और हम, ग्रह और मनुष्य, ब्रह्मांड और चेतना, सब एक ही कहानी के हिस्से, सब एक ही सत्य के अभिव्यक्ति,
सब एक ही द्वंद्व के नर्तक। और यह नृत्य सुंदर है, यह नृत्य शाश्वत है, यह नृत्य सत्य है। और हम सब इस नृत्य में भाग ले रहे हैं, चाहे हम जाने या न जाने, चाहे हम समझें या न समझें। क्योंकि यही जीवन है, यही ब्रह्मांड है, यही अस्तित्व है। बृहस्पति, पृथ्वी का रक्षक या ग्रहों का हत्यारा? जवाब है दोनों। और यही परफेक्ट जवाब है, यही सच्चा जवाब है, यही एकमात्र जवाब है। क्योंकि सत्य कभी सरल नहीं होता, सत्य हमेशा जटिल होता है, सत्य हमेशा द्वंद्व में होता है। और बृहस्पति इस सत्य का सबसे बड़ा, सबसे चमकीला, सबसे सुंदर उदाहरण है। और इसके लिए हम इसे धन्यवाद देते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं और हम इससे सीखते हैं। क्योंकि यही विज्ञान है, यही दर्शन है और यही जीवन है। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां विज्ञान चुप हो जाता है, जहां तथ्य समाप्त होते हैं और अर्थ शुरू होता है, जहां हम केवल ये नहीं पूछते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए एक क्षण के लिए रुकें और एक गहरे प्रश्न पर विचार करें। एक ऐसे प्रश्न पर जो मानवता हजारों सालों से पूछ रही है। क्या ब्रह्मांड में कोई नैतिक व्यवस्था है? क्या अच्छाई और बुराई केवल मानवीय अवधारणाएं हैं, या ये कुछ गहरा है, कुछ सार्वभौमिक? बृहस्पति की कहानी हमें एक आश्चर्यजनक जवाब देती है। और वो जवाब है, शायद नैतिकता सही सवाल ही नहीं है, शायद ब्रह्मांड अच्छा या बुरा नहीं है, शायद ये केवल है, और उस होने में ही सब कुछ है। भारतीय दर्शन में एक अवधारणा है जिसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। गुणों से परे ब्रह्म, एक ऐसी वास्तविकता जो अच्छी या बुरी नहीं है, जो केवल है, शुद्ध अस्तित्व। और शायद बृहस्पति इसी का प्रतीक है। ये न तो रक्षक है, न हत्यारा, ये केवल बृहस्पति है। और उसके होने में ही दोनों संभावनाएं हैं, दोनों वास्तविकताएं हैं। लेकिन यहां एक और गहरा सत्य है। भले ही ब्रह्मांड में कोई नैतिकता न हो, लेकिन परिणाम वास्तविक हैं। बृहस्पति ने ग्रहों को नष्ट किया, ये तथ्य है। और उस विनाश के परिणाम थे, नए ग्रह बने, पृथ्वी बनी, जीवन संभव हुआ, ये भी तथ्य हैं। तो भले ही हम इसे अच्छा या बुरा न कहें, लेकिन यह महत्वपूर्ण था, यह परिणामकारी था, यह वास्तविक था। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। नैतिकता नहीं बल्कि परिणाम, इरादा नहीं बल्कि प्रभाव, शब्द नहीं बल्कि वास्तविकता। बृहस्पति के पास कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसके प्रभाव ने पूरे सौर मंडल को बदल दिया और अंततः हमें बनाया। अब आइए एक और दार्शनिक प्रश्न पर विचार करें। एक ऐसा प्रश्न जो बृहस्पति की कहानी के केंद्र में है। क्या विनाश और सृजन वास्तव में अलग हैं, या ये एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन वे केवल विनाशक नहीं हैं। उनका तांडव नृत्य विनाश भी है और सृजन भी, क्योंकि पुराने को नष्ट किए बिना नए का जन्म नहीं हो सकता। बीज को टूटना होता है ताकि पौधा उग सके, कोशिका को मरना होता है ताकि नई कोशिका बन सके, तारे को फटना होता है ताकि नए तत्व बन सकें। और बृहस्पति, उसने प्रोटोप्लैनेट्स को नष्ट किया, लेकिन उसी विनाश से पृथ्वी बनी। तो क्या वह विनाश था या सृजन, या दोनों एक साथ? शायद यही सबसे गहरा सत्य है। विनाश और सृजन अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा असंभव है, और बृहस्पति इस सत्य का जीवित प्रमाण है। लेकिन यहाँ एक और परत है, एक ऐसी परत जो हमें और गहराई में ले जाती है। क्या हम मनुष्य भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं? क्या हम भी विनाशक और सृजनकर्ता दोनों? जवाब स्पष्ट है, हाँ। हम जंगलों को काटते हैं लेकिन शहर बनाते हैं, हम नदियों को रोकते हैं लेकिन बिजली बनाते हैं, हम प्रजातियों को विलुप्त करते हैं लेकिन नई तकनीकें बनाते हैं। हम विनाशक हैं और हम सृजनकर्ता हैं, दोनों एक साथ। और यहीं पर बृहस्पति का सबसे बड़ा सबक आता है। ये हमें दिखाता है कि ये द्वंद्व प्राकृतिक है, ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, और शायद हम इसे संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति ने भी संतुलन पाया। उसने ग्रहों को नष्ट किया, लेकिन फिर वह रक्षक बन गया। उसने विनाश किया, लेकिन फिर उसने सृजन को संभव बनाया। और शायद यही हमारा रास्ता भी है।
विनाश को रोकना नहीं, क्योंकि यह असंभव है, बल्कि विनाश और सृजन के बीच संतुलन बनाना। यह सुनिश्चित करना कि हम जो नष्ट करते हैं उससे ज्यादा हम बनाते हैं। यह सुनिश्चित करना कि हमारा प्रभाव अंततः सकारात्मक है। अब आइए उस चीज के बारे में बात करें जो हम नहीं जानते, क्योंकि विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वह क्या जानता है, बल्कि ये है कि वो स्वीकार करता है कि वो क्या नहीं जानता। हम नहीं जानते कि बृहस्पति के केंद्र में वास्तव में क्या है। हम नहीं जानते कि क्या यूरोपा के महासागर में जीवन है। हम नहीं जानते कि क्या दूसरे सौर मंडलों में भी बृहस्पति जैसे ग्रह हैं जो उसी तरह काम करते हैं। हम नहीं जानते कि क्या ब्रह्मांड में कोई उद्देश्य है, कोई योजना है, कोई अर्थ है। और यह ठीक है, क्योंकि न जानना भी एक प्रकार का ज्ञान है। ये हमें विनम्र रखता है, ये हमें जिज्ञासु रखता है, ये हमें खोजते रहने के लिए प्रेरित करता है। बृहस्पति एक रहस्य है, एक विशाल, चमकीला, सुंदर रहस्य, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमसे बड़ा है, गहरा है, और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को रहेगा। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है, एक सुंदर विरोधाभास। भले ही हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हम बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि बृहस्पति ने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। हम जानते हैं कि यह आज हमारी रक्षा करता है। हम जानते हैं कि इसके चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना है। और हम जानते हैं कि यह सब द्वंद्व का हिस्सा है, विनाश और सृजन का, मृत्यु और जीवन का, अंधकार और प्रकाश का। और यह ज्ञान पर्याप्त है। यह हमें एक ढांचा देता है, एक समझ देता है, एक दृष्टिकोण देता है, और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान नहीं, बल्कि पर्याप्त समझ। पूर्ण उत्तर नहीं, बल्कि सही प्रश्न। अब आइए वापस आएं उस बिंदु पर जहां से हमने शुरुआत की थी। याद है, हमने एक सवाल से शुरुआत की थी, बृहस्पति क्या है, पृथ्वी का रक्षक या ग्रहों का हत्यारा? और अब इस लंबी यात्रा के बाद हमारे पास जवाब है। लेकिन ये वो जवाब नहीं है जो हमने शुरुआत में सोचा था। ये सरल नहीं है, ये जटिल है। ये काला या सफेद नहीं है, ये भूरा है। ये एक या दूसरा नहीं है, ये दोनों है। बृहस्पति एक रक्षक है, ये तथ्य है। ये हमें क्षुद्र ग्रहों से बचाता है, ये हमें सौर विकिरण से बचाता है, ये हमारे सौर मंडल को स्थिर रखता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। लेकिन बृहस्पति एक हत्यारा भी था, ये भी तथ्य है। इसने अरबों साल पहले दर्जनों प्रोटोप्लैनेट्स को नष्ट किया। ग्रह जो शायद पृथ्वी से भी बड़े होते, ग्रह जिन पर शायद जीवन पनप सकता था, सब खत्म बृहस्पति की महान छलांग में। तो जवाब क्या है, रक्षक या हत्यारा? जवाब है दोनों। और यही परफेक्ट जवाब है, क्योंकि यही वास्तविकता है, यही सत्य है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, एक ऐसी बात जो इस पूरी कहानी को एक नए अर्थ में रखती है। वे हत्याएं जरूरी थीं, वे हत्याएं ही हमें संभव बनाईं। अगर बृहस्पति ने उन प्रोटोप्लैनेट्स को नहीं मारा होता तो पृथ्वी नहीं बनती, हम नहीं होते। ये विचार करने के लिए एक कठिन सत्य है, लेकिन ये सत्य है। तो क्या हम उन मृत ग्रहों के ऋणी हैं? क्या हम उस विनाश के ऋणी हैं? शायद हाँ, शायद हमारा अस्तित्व ही उस विनाश का परिणाम है। और शायद यही हमें विनम्र बनाना चाहिए, यही हमें आभारी बनाना चाहिए। भारतीय दर्शन में एक अवधारणा है जिसे ऋण कहते हैं। ऋण का मतलब केवल कर्ज नहीं है, इसका मतलब है एक गहरा दायित्व, एक ऐसा दायित्व जो हमारे अस्तित्व से ही आता है। हम अपने माता पिता के ऋणी हैं, हम अपने शिक्षकों के ऋणी हैं, हम प्रकृति के ऋणी हैं, और शायद हम उन मृत ग्रहों के भी ऋणी हैं, उन ग्रहों के जो कभी नहीं बने ताकि हम बन सकें। यह एक गहरा विचार है, और ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर हम इस ऋण के ऋणी हैं, तो हम इसे कैसे चुकाएं? हम कैसे सुनिश्चित करें कि उन मृत ग्रहों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया? शायद जवाब है जीवन को सार्थक बनाकर, ज्ञान की खोज करके, सुंदरता बनाकर, प्रेम करके, समझकर, और सबसे महत्वपूर्ण ये स्वीकार करके कि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसी कहानी जो हमसे पहले शुरू हुई और हमारे बाद भी जारी रहेगी। बृहस्पति इस कहानी का एक अध्याय है, एक महत्वपूर्ण अध्याय, लेकिन केवल एक अध्याय। और हम भी एक अध्याय हैं,
एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय, और हमारा काम है इस अध्याय को सार्थक बनाना, इसे सुंदर बनाना, इसे अर्थपूर्ण बनाना। अब आइए एक अंतिम बार आकाश की ओर देखें। रात का आकाश, जहां बृहस्पति चमक रहा है, एक चमकीला बिंदु। लेकिन अब जब हम इसे देखते हैं तो हम केवल एक ग्रह नहीं देखते, हम एक कहानी देखते हैं, एक इतिहास देखते हैं, एक भविष्य देखते हैं। हम देखते हैं उन मृत ग्रहों को जो कभी नहीं बने। हम देखते हैं उस विनाश को जिसने हमें संभव बनाया। हम देखते हैं उस रक्षा को जो आज हमें जीवित रखती है। और हम देखते हैं उस भविष्य को जहां बृहस्पति के चंद्रमाओं पर नया जीवन होगा। सब कुछ एक साथ, अतीत, वर्तमान और भविष्य, विनाश, रक्षा और पुनर्जन्म, सब एक ही बिंदु में, एक ही चमकीले बिंदु में, बृहस्पति में। और शायद यही सबसे सुंदर बात है। यह दिखाता है कि समय रैखिक नहीं है, यह चक्रीय है। यह दिखाता है कि अंत और शुरुआत एक ही हैं। यह दिखाता है कि मृत्यु और जीवन अलग नहीं हैं, ये एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं, एक अनंत प्रक्रिया के, एक शाश्वत नृत्य के। भारतीय दर्शन में इसे संसार चक्र कहते हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता, ये अनंत काल तक चलता रहता है। और बृहस्पति इस चक्र का एक प्रतीक है, एक जीवित प्रतीक। लेकिन यहां एक अंतिम प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये सब सच है, अगर विनाश और सृजन एक ही हैं, अगर मृत्यु और जीवन अलग नहीं हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे जीना चाहिए? शायद जवाब है संतुलन में, द्वंद्व को स्वीकार करते हुए, ये समझते हुए कि हम विनाशक भी हैं और सृजनकर्ता भी। ये समझते हुए कि हर क्रिया के परिणाम होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। और ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारे अच्छे परिणाम बुरे परिणामों से ज्यादा हों। बृहस्पति ने ग्रहों को नष्ट किया, लेकिन उसने पृथ्वी को भी संभव बनाया। तो अंततः उसका प्रभाव सकारात्मक था। और शायद यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, अंततः सकारात्मक प्रभाव, अंततः अधिक सृजन, अंततः अधिक जीवन। ये आसान नहीं है, ये कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये संभव है। और बृहस्पति हमें दिखाता है कि ये संभव है। ये दिखाता है कि विनाश के बाद सृजन आ सकता है। ये दिखाता है कि मृत्यु के बाद जीवन आ सकता है। ये दिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश आ सकता है। और शायद यही सबसे बड़ी आशा है जो बृहस्पति हमें देता है। ये आशा कि चाहे कितना भी अंधकार हो, प्रकाश आएगा। चाहे कितनी भी मृत्यु हो, जीवन आएगा। चाहे कितना भी विनाश हो, सृजन आएगा। क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है, यही अस्तित्व का नियम है, यही सत्य है। और सत्य शाश्वत है, सत्य अपरिवर्तनीय है, सत्य सार्वभौमिक है। तो जब आप अगली बार रात के आकाश में बृहस्पति को देखें तो याद रखें, ये केवल एक ग्रह नहीं है, ये एक शिक्षक है, एक मार्गदर्शक है, एक दर्पण है। ये आपको दिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये आपको दिखाता है कि जीवन कैसे काम करता है। यह आपको दिखाता है कि आप कैसे काम करते हैं। क्योंकि अंत में बृहस्पति और आप अलग नहीं हैं। आप दोनों इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। आप दोनों इसी सत्य के अभिव्यक्ति हैं। आप दोनों इसी द्वंद्व के नर्तक हैं। और यह नृत्य सुंदर है, यह नृत्य शाश्वत है, यह नृत्य सत्य है। बृहस्पति पृथ्वी का रक्षक या ग्रहों का हत्यारा? दोनों। और यही परफेक्ट जवाब है, यही सच्चा जवाब है, यही एकमात्र जवाब है। क्योंकि सत्य कभी सरल नहीं होता, सत्य हमेशा जटिल होता है, सत्य हमेशा द्वंद्व में होता है। और बृहस्पति इस सत्य का सबसे बड़ा, सबसे चमकीला, सबसे सुंदर उदाहरण है। धन्यवाद बृहस्पति, हमें सिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि हम सब एक हैं, कि हम सब जुड़े हुए हैं, कि हम सब इस अनंत ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। और ये नृत्य कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत काल तक चलता रहेगा, बृहस्पति के साथ, हमारे साथ और हमारे बाद आने वाली सभी सभ्यताओं के साथ। क्योंकि यही जीवन है, यही ब्रह्मांड है, यही अस्तित्व है, यही सत्य है और सत्य शाश्वत है।